हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि बिहार SC ERT की जो बुक्स हम यहाँ पे चला रहे हैं, उसमें जो भूगोल की आपकी बुक है उसमें 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 3-3 चैप्टर करके यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करवा रहे हैं। आज के जो हमारे चैप्टर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है और बिहार की शिक्षक भर्ती है। ठीक है, तो बिहार से संबंधित आपके प्रश्न जरूर आएंगे। और ये तीनों चैप्टर, ये 8वां चैप्टर, ये इसका नाम है हमारा राज्य बिहार। 9वां चैप्टर आप लोग देख लीजिए, इसका नाम है बिहार दर्शन। और 10वां जो चैप्टर है वो है बिहार दर्शन 2 सेकंड। ठीक है, तो इन्हीं 3 चैप्टर को हम लोग देखेंगे और एक एक करके। और एक और चीज़ मैं बता दूं, ये 6 क्लास की जो आपकी भूगोल की बुक है उसमें ये लास्ट चैप्टर होगा 10वां। मतलब आज आपका मतलब SC ERT बिहार SC ERT की जो 6 क्लास की भूगोल की बुक है वो कंप्लीट हो जाएगी, 6 क्लास की भूगोल की। ठीक है, और इसके बाद हम तुरंत 7th की शुरू कर देंगे, 8th की शुरू कर देंगे, खत्म कर देंगे। उसके बाद आपकी साइंस देखिए, अभी हिस्ट्री और ज्योग्राफी चल रही है, इसके बाद साइंस और जो आपकी बची हुई हैं बुक्स वो भी आपकी कंप्लीट करवा दी जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये है चैप्टर हमारा 8वां चैप्टर है हमारा राज्य बिहार। इसमें हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सिर्फ उन्हीं को मैंने हाईलाइट किया है, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात। अब यहाँ पे देखिए, अब आइए जरा इस भारत के इस नक्शे में अपने प्रदेश बिहार को ढूंढें। यह पूर्वी भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। ठीक है, पूर्वी भारत का राज्य है। ठीक है, जो पूरब से पश्चिम तक, देखिए आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हों और जो आपको ना पता हो उसको नोट करते हुए चला करिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पूरब से पश्चिम तक 483 किलोमीटर लंबाई तथा उत्तर से दक्षिण 335 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब लंबाई जो उसकी है वो 483 है बिहार की, 483 किलोमीटर, और 345 किलोमीटर चौड़ाई है। ठीक है, बिहार की। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बिहार के उत्तर में, ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बिहार के उत्तर में कौन सा क्या पड़ता है। ठीक है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है, पूरब में पश्चिम बंगाल पड़ता है, दक्षिण में झारखंड पड़ता है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश पड़ता है। आपको मैं यहाँ पे मैप में दिखा भी देता हूँ। ठीक, यहाँ पे उत्तर प्रदेश पड़ेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक, मतलब ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, इधर पड़ेगा उत्तर प्रदेश, ऊपर है आपका उत्तर, ये नेपाल पड़ेगा, यहाँ पर नेपाल, इधर पड़ेगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल इधर पड़ेगा, और नीचे पड़ेगा झारखंड। ठीक, छत्तीसगढ़ की जो सीमा है बिहार से नहीं मिलती है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। अब देखिए आगे देखिए। ठीक, अब यहाँ से देखिए। ठीक है, इतने बड़े राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडल कितने टोटल 9, और 38 जिलों में बांटा गया। टोटल जिलों की संख्या है 38। ठीक है, अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों में से बहुत कम लोगों को ये पता होगा। ठीक है, और ऐसे प्रखंड कितने हैं प्रदेश भर में? 534 टोटल। ठीक, तो जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वही सिर्फ बताई जा रही हैं। जलवायु देखिए कैसे है, बिहार के पूर्व में गर्म और आर्द्र जलवायु एवं पश्चिम में गर्म एवं शुष्क जलवायु मिलती है। यहाँ की जलवायु मानसूनी है। यहाँ मुख्यतः 3 ऋतुएं होती हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। ठीक, 3 ऋतुएं यहाँ पे होती हैं। अब देखिए, रोहित बोल उठा। अब देखिए, अपने राज्य में बाढ़ भी तो खूब आती है। गुरुजी ने बताया बाढ़ का मूल स्रोत गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानदी, महानंदा और कोसी। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी को। ठीक है, कोसी नदी को, जिनका उद्गम नेपाल में। अब देखिए किन नदियों का उद्गम नेपाल में है, तो ये सारी गंडक, बागमती, कमला, बकैया, करेह, महानंदा, कोसी। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, सुपौल से दक्षिण सहरसा जिले तक लगभग 110 किलोमीटर तक का पूर्वी बांध, और मधुबनी से दक्षिण खगड़िया तक 90 किलोमीटर तक के पश्चिमी बांध के बीच लगभग 10 किलोमीटर के चौड़ाई वाले क्षेत्रों के लोग वर्ष में लगभग 3-4 महीने दोहरी जिंदगी जीते हैं। क्योंकि बाढ़ आ जाती है, जब बाढ़ आ जाती है तब उन्हें वहां से अपना स्थान छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है, इसीलिए इसको कहते हैं दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है लोगों को हर साल। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, पिछले दिनों मेरी भेंट सहरसा जिले के एक किसान से हुई। बातचीत के क्रम में उसने बताया कि पूर्वी बांध से पश्चिमी बांध के बीच लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोग लगभग 4 महीने तक विस्थापित जिंदगी जीते हैं। लगभग कितने? 4 महीने तक विस्थापित जिंदगी जीते हैं लोग। ठीक, आगे देखिए। अब यहाँ पे देखिए, बलुआही मिट्टी में परवल, जो बलुआ मिट्टी हम लोग जिसको बोलते हैं, बलुआही मिट्टी में परवल किस में उगाया जाता है? बलुआही मिट्टी में। ककड़ी, बलुआही मिट्टी में क्या क्या? परवल, ककड़ी, मिश्री कंद, मतलब अरहुआ। ठीक है, ये 3 चीज़ें किसमें? बलुआही मिट्टी में होती हैं। और तरबूज आपका होता है अरहुआ, तरबूज। एवं दोमट मिट्टी में क्या क्या है? मक्का, दलहन, गेहूँ। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें देखिए, बलुआ मिट्टी में परवल, ककड़ी, मिश्री कंद और तरबूज, ये 4 चीज़ें बलुआ मिट्टी में। दोमट मिट्टी में मक्का, दलहन, गेहूँ आदि की फसलें उपजाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं।
पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बढ़िया मोकामा तक ताल या ताल क्षेत्र कहलाता है। ताल या ताल क्षेत्र किसे कहते हैं? पटना से पूरब का एक बड़ा हिस्सा फतुहा से बढ़िया मोकामा तक क्या कहते हैं? ताल क्षेत्र इसे कहा जाता है। ठीक, अब देखिए आगे देखते हैं। अपने राज्य बिहार में धान की खेती प्रमुख है। सबसे प्रमुख क्या है? बिहार में किस चीज़ की खेती प्रमुख है? धान की खेती प्रमुख है। धान से ही चावल प्राप्त होता है, ये तो सभी को पता होगा। ठीक है, अब देखिए लेकिन वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरनगर जिलों में तंबाकू, देखिए किस जिलों में क्या क्या उपजाया जाता है? वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरनगर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तंबाकू सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? वैशाली, समस्तीपुर और मुजफ्फरनगर में। ठीक, और फिर है छपरा, सिवान, गोपालगंज एवं चंपारण क्षेत्र में गन्ना। ठीक है, छपरा, सिवान, गोपालगंज और चंपारण में क्या? गन्ना बोया जाता है। पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज जिलों में जूट की खेती होती है। ठीक, अब वन के बारे में देख लीजिए। बिहार में मात्र 6.4% भूभाग पर वन है। उत्तर पश्चिम में हिमालय की तराई में सोमेश्वर की पहाड़ियों में जंगल मिलते हैं। अररिया एवं पूर्णिया जिलों में कुछ हिस्सों में विरल वन पाए जाते हैं। जमुई एवं बांका जिलों के कुछ हिस्सों में जंगल हैं। गया तथा नवादा जिले में भी झारखंड की सीमा से सटे कुछ हिस्से वन से आच्छादित हैं। राजगीर की पहाड़ियों तथा कैमूर पहाड़ियों पर भी वन मिलते हैं, लेकिन अधिकतर क्षेत्रों में विरल वन पाए जाते हैं। मतलब अधिकतर जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर विरल वन पाए जाते हैं इसमें बिहार में। अब देखिए नारायण लाल ने बताया कि उत्तर बिहार में समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली जिलों में कुछ प्रखंडों में तंबाकू उपजाया जाता है। इसके बारे में तो ऊपर भी मैंने बता दिया। ठीक, और देखते हैं तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया। देखिए अब देखिए पश्चिमी चंपारण जिला के वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य। अब देखिए ये मैंने इतना ही क्यों किया, अब आपको ये जानना है अगर पूछ दिया गया वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य कहाँ है तो ये पश्चिमी चंपारण जिले में है। ठीक, सीधा सीधा क्वेश्चन बन सकता है। वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण जिला। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर। ठीक, अब यहाँ पे देखिए रोहतास जिले में कौन सा है? कैमूर अभ्यारण्य। नालंदा जिले में कौन सा है? राजगीर अभ्यारण्य। गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य। खड़गपुर की पहाड़ियों के बीच अवस्थित भीम बांध अभ्यारण्य। तो ये सारे अभ्यारण्य आप लोग लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको लिख लीजिए अपने पास। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान। तो संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है? पटना में। ठीक, अब देखिए जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में होती है। ठीक है, 2011 में हुई, 21 में अभी तक हुई नहीं है। ठीक, 2011 की जनगणना के अनुसार जो बिहार की आबादी है वो 10 करोड़ से ऊपर है। 10 करोड़ आप लिख लीजिए। ठीक है, 10,38,04,637 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका 8वां चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 9वां चैप्टर देख लेते हैं। अब देखिए ये 9वां चैप्टर है। इसमें देखिए अगले दिन देखिए इसमें क्या है कि बच्चे घूमने जाते हैं और घूमने के नाम पे यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। अगले दिन सभी बच्चे नियत समय पर विद्यालय पहुँचे। वे बस के द्वारा सबसे पहले बोधगया पहुँचे। बोधगया कहाँ है? बिहार में। ठीक है, बच्चों ने सबसे पहले महाबोधि मंदिर देखा। महाबोधि मंदिर ये कहाँ है? बोधगया में। ठीक, इस मंदिर को विश्व धरोहरों में गिना जाता है। इस मंदिर में ध्यानरत बुद्ध की प्रतिमा के दर्शन के बाद सबने मंदिर के पीछे स्थित बोधि वृक्ष को देखा। बोधि वृक्ष कौन सा था? जहाँ पर उनको जो गौतम बुद्ध थे, भगवान बुद्ध थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, इसी वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वे गौतम बुद्ध कहलाने लगे। ठीक है, तो महाबोधि मंदिर कहाँ है? जहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोधगया में। ठीक है, वहीं पर बोधि वृक्ष भी वहीं पर है। ठीक है, फिर इसके बाद इस मंदिर के बगल में स्थित मुचलिंद सरोवर में बच्चों ने मछलियों को दाना खिलाया। अब एक क्वेश्चन ये बन सकता है मुचलिंद सरोवर कहाँ है? तो मुचलिंद सरोवर कहाँ? ये भी आपका बोधगया में ही है। ठीक, बोधगया बिहार में। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए, अब देखिए पुनः सवार हुए, वहाँ से चलकर गया शहर, गया एक जगह का नाम है। ठीक है, गया शहर के चांद चौरा क्षेत्र में पहुँचे। वहाँ से बच्चे फल्गु नदी के तट पर स्थित विष्णुपद मंदिर देखने पहुँचे। एक तो क्वेश्चन ये है कि जो फल्गु नदी वो कहाँ निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पाई जाती है? तो गया शहर में। ठीक है, और दूसरा है कि फल्गु नदी के तट पर कौन सा मंदिर है? विष्णुपद मंदिर है। यहाँ भगवान विष्णु के पदचिन्ह हैं। इस मंदिर को काले पत्थरों से रानी अहिल्याबाई ने बनवाया था। तो रानी अहिल्याबाई ने कौन सा मंदिर बनवाया था? विष्णुपद मंदिर को। ठीक है, आगे देखते हैं। शांति स्तूप राजगीर, ये आपका राजगीर कहाँ है? ये आपका ये भी बिहार में है। ठीक है, नालंदा में 5वीं सदी में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के खंडहर, ठीक है, खंडहर अविशेष रूप में है। ठीक, क्योंकि इसको जला दिया था बख्तियार खिलजी ने। यहाँ पे लिखा है देश विदेश से लगभग 10,000 छात्र यहाँ रहकर अध्ययन करते थे। ठीक, तो ये तो हो गया आपका नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। फिर है यहाँ से सब पावापुरी स्थित
स्थित जल मंदिर देखने पहुंचे। जल मंदिर कहाँ है? जल मंदिर कहाँ स्थित है? पावापुरी में, पावापुरी में, ठीक। पावापुरी कौन सी जगह है? यही वह जगह है जहाँ भगवान महावीर ने शरीर त्याग महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। मतलब सामान्य भाषा में कहें तो इनको मृत्यु प्राप्त कहाँ हुई थी? पावापुरी में ही हुई थी। इन्होंने यहाँ पर शरीर को त्याग किया था, महापरिनिर्वाण यहाँ पे प्राप्त हुआ था। किसको? महावीर स्वामी को, ठीक, महावीर स्वामी को, ठीक। तो ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बिहार दर्शन सेकंड हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए बिहार सेकंड को देख लेते हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन सी जगहों के बारे में बताया जाएगा। एक तो है सासाराम स्थित शेरशाह का मकबरा, पटना का गोलघर, पटना संग्रहालय तथा पटना सिटी स्थित हरमंदिर साहिब। ये सारी चीज़ें इस पूरे चैप्टर में बताई जाएंगी इसके बारे में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम में, देखिए पूछा जाता है शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, तो अक्सर ऑप्शन में आता है सासाराम, ठीक है, सासाराम। लेकिन सासाराम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है रोहतास जिला में, ठीक है। रोहतास जिला के जिला का मुख्यालय है सासाराम में। अफगान शासक शेरशाह का मकबरा स्थित है। और शेरशाह का जो रियल नेम था वो था फरीद खां, लेकिन इन्होंने क्या युवा काल में ही अपने संरक्षक की रक्षा करते हुए एक शेर को तलवार से एक ही बार में 2 टुकड़े में कर दिया, तभी से उसे शेरशाह पुकारा जाने लगा था। तो शेरशाह सूरी का जो रियल नेम था वो था फरीद खान। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हटाकर भारत की गद्दी पर कब्जा कर लिया था। यह मकबरा शेरशाह के ने अपने जीवन काल में ही प्रारंभ कर दिया था। यह मकबरा जो है वो अष्टकोणीय है, 8 कोनों का है, ठीक। फिर है गोलघर पटना। इसमें देखिए समूह खा, इन्होंने काखा के हिसाब से बताया है। हम लोग दोपहर के समय पटना पहुंचे और सबसे पहले गोलघर गए। तो गोलघर कहाँ है? पटना में, गोलघर है पटना में, ठीक। यह जगह पटना के गांधी मैदान के पश्चिम में स्थित है। उसमें लिखा है कि इसका निर्माण, जो गोलघर है उसका निर्माण किसने किया था? कैप्टन जॉन गॉलस्टीन ने 1786 ईस्वी में। तो ये नाम भी आप लोग नोट कर लीजिए, मुझे पता है बहुत से कम लोगों को ये पता होगा। गोलघर किसने निर्माण करवाया था? जॉन गॉलस्टीन ने। इसने किस लिए कराया था? अनाज के सुरक्षित भंडारण के उद्देश्य से करवाया था, ताकि दुर्भिक्ष या अकाल के समय इस अनाज से मदद कर लोगों की जान बचाई जा सके, ठीक। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और 96 फीट ऊंची हैं। 12 फीट मोटी दीवारें हैं इसकी, ठीक है, ठीक। अब देखिए आगे देखते हैं, ठीक। कुछ छूट तो नहीं रहा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ अब देखिए यहाँ पर लिखा यक्षिणी लिखा हुआ था। एक मूर्ति देखिए, ये इस समय यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? ये प्राप्त हुई है दीदारगंज से। ये कई पेपर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया, यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? ये पटना के दीदारगंज से प्राप्त हुई थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये है हरमंदिर साहिब। अब देखिए हम लोग पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान भी देखे। इसे तख्त श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा कहते हैं। मतलब गुरु गोविंद सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? हरमंदिर साहिब, मतलब जन्म कहाँ हुआ था? ये स्थान है पटना सिटी, ठीक है, पटना सिटी में हुआ था। वहाँ पर ही इनके लिए श्री हरमंदिर साहिब गुरुद्वारा बनाया गया था, ठीक। तो इस तरीके से ये भी चैप्टर कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपके जो 6th क्लास की भूगोल की बुक है वो पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आपकी भूगोल में 7th क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा, आपके रिस्पॉन्स से काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, ठीक। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।